Welcome, guys. So, today's video is based on psychology, and we will discuss psychology as a discipline. What is psychology as a discipline? Discipline का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का बेसिकली मतलब होता है कि हम किसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, और उस सिस्टमैटिक तरीके से जो डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है उसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हमारा डेटा निकल के आ गया तो वो दूसरी बार में कुछ और आएगा, तीसरी बार में कुछ और आएगा। तो ये सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है। सिस्टमैटिक स्टडी में हमारा डेटा कंसिस्टेंट होता है, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तभी हम उसको एज अ डिसिप्लिन कंसीडर भी करते हैं। अगर मैं कोई चीज़, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर उस सब्जेक्ट की वैलिडिटी नहीं है, उस सब्जेक्ट की रिलायबिलिटी नहीं है, तब हम उस सब्जेक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम किसी भी सब्जेक्ट को एज अ डिसिप्लिन स्टडी करते हैं। तब हम उसमें एक सिस्टमैटिक क्या कहते हैं, तरीका लेके आते हैं उसको पढ़ने का, उसको अप्लाई करने का। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। हर चीज़ को स्टडी करने के अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं वो अगर साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं? वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं कि उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, उसके बेसिस पे वो दूसरे का बिहेवियर इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरे के पैटर्न्स इंटरप्रेट करते हैं, बट वो सिस्टमैटिक नहीं होते। उनको हम ग्लोबली या यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको भी, उस चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये जो बायसेस है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, साइंटिफिक तरीक़ों से और ऐसे तरीक़ों से जिससे कि जो हमारा बिहेवियर निकल के आ रहा है, जो हमारे रिजल्ट निकल के आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सके, ऐसे मॉडल्स डेवलप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेसिस से टेस्ट करते हैं। हम क्या कहते हैं, अपना टेस्ट क्रिएट करते हैं, उसमें हम जो हमारे स्टैंडर्ड स्कोर निकल के आते हैं उनसे हम चेक करते हैं कि भाई हमारे जो हाइपोथेसिस है वो प्रूव हो रही है नहीं हो रही, और उन्हीं के बेसिस पे फिर हम एक थीसिस प्रिपेयर करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं बेसिकली कि ये काम ऐसे होना चाहिए, वो काम वैसे होना चाहिए, ये थ्योरी ये कहती है, वो थ्योरी ये कहती है। तो ये एक तरीका हो गया, एक मतलब एक जनरल मीनिंग हो गया डिसिप्लिन का, मीनिंग क्या होता है। अब दूसरा आ जाते हैं कि भाई साइकोलॉजी को स्टडी करने के और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन ट्रेडिशन में देखें, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है, तो इंडियन ट्रेडिशन में बेसिकली हम सेल्फ रिफ्लेक्शन का और अपने कॉन्शियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई उनमें से क्या हमारे पास अंडरस्टैंडिंग निकल के आ रही है चीज़ों की। फॉर एग्जांपल, लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई उनके ये पैटर्न है वगैरह वगैरह। बट ये जो हमारे पर्सनल रिफ्लेक्शन और पर्सनल स्टडीज़ है, ये इंडिविजुअल तक सही होती है। अगेन, ये ब्रॉडली हम यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उनको सही से स्टडी ना करा गया हो, उनको उन पे सही से टेस्टिंग ना हुई हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं साइकोलॉजी को स्टडी करने के, या डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के। बट जब हम उसको डिसिप्लिन का रूप दे देते हैं, तब हमारे वहाँ पे, तब उसमें जो कांस्टेंट चीज़ हो जाती है वो हो जाती है कि एक सिस्टमैटिक और वेरीफाइबल तरीके से काम हो। तो साइकोलॉजी कंसीडर्स इटसेल्फ एज अ डिसिप्लिन विच फोकसेस लार्जली ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स to explain human behavior. It assumes that all behavioral phenomena have causes which can be discovered if we can collect data systematically and under controlled conditions. तो इसमें कह रहा है कि साइकोलॉजी को हम एज अ डिसिप्लिन जब कंसीडर करते हैं, तब हम, हमारा जो रिसर्चर्स होते हैं उनका फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा होता है कि वो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे रिलाई करें और बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बिहेवियर को एक्सप्लेन करें, प्रिडिक्ट करें। अब ये बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स निकलते कैसे हैं? टेस्टिंग से निकलते हैं। जब हम टेस्ट करते हैं किसी बिहेवियर को और उनके कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे क्या कहते हैं, ये प्रिंसिपल्स निकलते हैं। जैसे कि हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा, इवान पैवलोव के डॉग में देखा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हमारे पास निकल के आ गया कि हाँ भाई, स्टिमुलस आता है, ऐसा कोई स्टिमुलस जो आपको, आपके अंदर हंगर को स्टिमुलेट कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, आपका सलाइवा सिक्रीट होगा। तो ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल बन गया और इसी के बेसिस पर हम बिहेवियर प्रेडिक्ट करने लगते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है कि जो हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है वो सिस्टमैटिक तरीके से हो और कंट्रोल्ड कंडीशन में हो, तभी हम साइकोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन स्टडी कर पाएंगे। तो ये तो हो गया साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। अब इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी हम वो सारी उतनी डेप्थ में नहीं जा सकते बिकॉज ये एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक है और उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें, बट हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी को पहले मतलब फ़िलोसफी का पार्ट ही माना जाता था, उसको एकदम बोला नहीं गया था कि साइकोलॉजी एक साइंस है। बट विलियम वुंड जब आए, उन्होंने 1879 में अपनी लेबोरेटरी सेटअप करी लिप्सिंग, जर्मनी में, और यहीं से साइकोलॉजी को मतलब सही सही मायने में साइंस का दर्जा मिलने लगा कि हाँ भाई, साइकोलॉजी भी साइंस है। बट ये डिबेट अभी तक मतलब
कंटिन्यूड होती आ रही है कि भाई साइकोलॉजी को हम एज अ साइंस लेके चलें या सोशल साइंस लेके चलें। देखो साइंस में क्या होता है, हमारे पास एकदम डेडिकेटेड प्रिंसिपल्स होते हैं, एकदम परफेक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि फिज़िक्स हो गई। ठीक है, फिज़िक्स में हमारे जो लॉज हैं, जो लॉज ऑफ इनर्शिया हैं, ठीक है, और जो हमारे जितनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो सारी मतलब साइंटिफिक है, रिजल्ट बेस्ड है। उनको आप जितनी बार भी अप्लाई करोगे रिजल्ट सेम ही आएगा। लेकिन साइकोलॉजी में थोड़ा ये चीज़ नहीं हो पाती, इसलिए हम साइकोलॉजी को सोशल साइंस की तरफ भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन इसका ये है कि डिबेट अभी भी इसकी चालू है कि ये साइंस है कि या सोशल साइंस है। अभी हम साइकोलॉजी को कहाँ रखते हैं, अभी हम साइकोलॉजी को साइंस और सोशल साइंस के बीच का जो स्पेक्ट्रम है उसमें थोड़ा सा टिल्टेड रखते हैं सोशल साइंस की तरफ, क्योंकि अभी भी हमारे पास ऐसे कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स नहीं आ पाए हैं जिससे कि हम साइकोलॉजी को यूज़ करके बिहेवियर को जेन्युइनली प्रेडिक्ट कर पाए। हालांकि अब साइकोलॉजी हम देखेंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स है जो साइकोलॉजी से नॉलेज बोरो करती है, जैसे कि न्यूरो साइंस हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, और ये स्ट्रीम जेन्युइनली साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके बिहेवियर को प्रिडिक्ट और बिहेवियर को मैनिपुलेट कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में आप देख लो एआई रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल पे चलता है, जो कि साइकोलॉजी से बोरोड है। जो मशीन लर्निंग है पूरी रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल पे चलती है। और आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आपको डेडिकेटेडली वो रील्स दिखाई जाती है जिससे कि आपके अंदर स्टिमुलेशन हो, आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो, आपके क्या कहते हैं लाइक डिसलाइक्स को मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है, तो डिसिप्लिन्स है कुछ ऐसे जो साइकोलॉजी से बहुत हैविली बोरो करते हैं। न्यूरो साइंस भी अभी बोरो करता है काफ़ी कुछ, वो तो बहुत पहले से बोरो करता है। न्यूरो साइंस में तो सारी चीज़ हमारी साइकोलॉजी से बेस्ड है कि हमारे में इमोशंस कैसे पैदा हो रहे हैं। इमोशंस में न्यूरो साइंस में आ जाएंगे, देखेंगे कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक बहुत मेजर डोमेन है अभी। और अभी जो नई नई चीज़ मार्केट में आ गई है वो है न्यूरो मार्केटिंग, मतलब न्यूरो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके मार्केटिंग होती है। तो ये हो गई हमारी न्यूरो मार्केटिंग जो अभी आ गई। तो अभी तो अगर हम देखें साइकोलॉजी को, तो साइकोलॉजी में अभी दो डिसिप्लिन्स ऐसे हैं, मतलब साइकोलॉजी से दो डिसिप्लिन्स जो मेजरली बोरो करते हैं वो है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस एंड सोशल एंड कल्चरल साइंसेस। और फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में क्या होता है कि देखा जाता है कि जो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज है वो बिहेवियर को जेन्युइनली प्रेडिक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसका जो आपको सीधा साधा एग्जांपल है वो देखने के लिए मिलेगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में। ठीक है, एक एथलीट की पीक परफॉर्मेंस कैसे कब होती है, वो फ्लो में कब फील करता है, उसका एग्रेशन किन किन चीज़ों से ट्रिगर होता है, किन किन चीज़ों से कंट्रोल होता है, उसकी जो क्या कहते हैं मतलब मेंटल स्टेट है वो किन किन चीज़ों से ट्रिगर होती है, किन किन चीज़ों से काम डाउन होती है, कूल डाउन होती है। तो वो सारी चीज़ें हमारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में आता है, और वो उसमें से उनमें वो साइकोलॉजी के कई सारे प्रिंसिपल्स को और थ्योरीज़ को बोरो करके ये चीज़ें बनाते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा सोशल एंड कल्चरल साइंसेज। अब सोशल एंड कल्चरल साइंसेज में हम बेसिकली देखते हैं कि यार एक इंडिविजुअल की साइक पे, एक इंडिविजुअल के माइंड पे उसके इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है, जो डेली उसका इंटरेक्शन है उसके इन्वायरमेंट के साथ, उससे उनकी मेंटल स्टेट में क्या क्या चेंजेस पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे सोशो कल्चरल कंटेक्स में, तो रीजन के हिसाब से आप देखोगे लोगों की साइकोलॉजी बदल जाती है, लोगों का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखोगे लोग जनरली काफ़ी अग्रेसिव भी हो सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, और ये सिर्फ स्टडीज़ पे बेस्ड होता है। हम कोई चीज़ हवा में भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा तो लोग ऐसे होंगे। वो डेडिकेटेड स्टडीज़ पे बेस्ड होता है। अगर किसी रीजन पे स्टडी हुई और देखा गया हो कि यार यहाँ पे इस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से ये बिहेवियर देखने के लिए मिलता है, तो यस हमने प्रेडिक्ट कर लिया है वहाँ पे, हमने वहाँ पे फिर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके पता लगा लिया है कि इन्वायरमेंट का इंडिविजुअल पे क्या रिएक्शन होता है। एक और ऐसे ब्रॉनफेन ब्रेनर की थ्योरी है, वो हमें बताती है कि भाई कोई एक इंडिविजुअल जिस जगह पे पैदा हुआ है और उस जगह का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो सोशियो कल्चरल हिस्ट्री है, सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट है, और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनालिटी पे, ओवरऑल बिहेवियर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करती है। और अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को एक इकोसिस्टम से उठा के दूसरे के इकोसिस्टम में रखोगे तब आपको पता चलेगा कि कंट्रास्ट कितना ज़्यादा है। तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग थ्योरीज है साइकोलॉजी में और चीज़ें हैं जिसको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हमने डिस्कस किया
कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, और साइकोलॉजी को कौन कौन से मेजर जो डिसिप्लिन्स है साइकोलॉजी की थ्योरीज को फॉलो करते हैं, वहाँ से बोरो करते हैं। और फिर हमने देखा कि जो फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज है उसमें साइकोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है, और फिर सोशल कल्चरल साइंसेज में साइकोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे कि भाई साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस क्या है। मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो डालूँ, डेली नहीं तो भी वीक में 2-3 वीडियो डालूँ। और ये सारी वीडियोस मेरी एन पे बेस्ड होने वाली है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड सोर्स है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो क्लास 11th में बच्चे हैं, वो लोग जो है साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ, और एक स्टैंडर्ड सोर्स की मतलब बेसिस पे उनको चीज़ें पता लगे, और मैं उन तक वो चीज़ें लेके आऊँ। दैट इज़ इट।